कोर्ट जो सीआरपीसी 125 में जो आदेश करती है वो ये कह देती है भैया डेट ऑफ एप्लीकेशन से लेके अब तक का जितना हो गया तो वो एक लंबा अमाउंट बन जाता है। लेकिन और उस लंबे अमाउंट को रिकवरी कराने के लिए जो पत्नी होती है ना, वो क्या करती है, कोर्ट में एक आवेदन पेश कर देती है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि 498A में अगर पति और उसका परिवार जो है अगर बरी हो जाता है तो हमें मेंटेनेंस में दी हुई रकम जो है ना, हम कैसे वापस ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप लोग अगर चैनल की सहायता करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप जरूर ले लें, ताकि कि हमारा जो वीडियो है आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और अगर आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा देखा ना हमारा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग अगर सही तरीके से अगर कानूनी लड़ाई लड़े तो आपको अपना बचाव स्वयं मिल जाएगा। आप अपना और अपने परिवार का बचाव बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, ये प्रैक्टिकल बेस पर कानूनी चीज़ों के अंतर्गत जो कानून के दायरे में है उनके अंतर्गत मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। आपने देखा होगा कि सीआरपीसी 125 में जब भरण पोषण के लिए जो दावा पेश किया जाता है, उस दावे में हमेशा ये तथ्य लिखे जाते हैं जो 498A के तथ्य होते हैं, यानी क्रिमिनल तथ्य लिखे जाते हैं कि मेरे पास मारा पीटा जाता था फलाना, जिसके लिए ऑलरेडी एक FIR थाने में आपके खिलाफ में दर्ज होती है। लेकिन सीआरपीसी 125 में क्या होता है, मजिस्ट्रेट क्या करता है कि उसके साक्ष्य के आधार पर, उसके बयानों के आधार पर एक पक्षी आदेश पारित कर देता है कि भैया आपको इतना भरण पोषण राशि देना है। इधर दूसरी साइड में 498A में आपका ट्रायल चल रहा होता है, ट्रायल में गवाही होती है, सारी चीज़ें होती हैं, चलती रहती है। अब उधर दूसरी साइड में 125 में आपके खिलाफ रिकवरी होने लगती है, पैसा इकट्ठा किया जाने लगता है कि भैया पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, रिकवरी है, पुलिस आपके पीछे पड़ रही है। इसी पीरियड में क्या होता है कि आप लोग 498A में आप लोग एक्विटल हो जाते हैं, आप लोग बरी हो जाते हैं। यानी कि 498 जो आप लोग बरी हो गए, उन्हीं तथ्यों के आधार पर पहले एक आदेश किया गया था मेंटेनेंस का। तो आप इस मेंटेनेंस के आदेश को, इसी आदेश जो 498 में आप बरी हुए हैं, इसके मुताबिक आप उस आदेश को कैंसिलेशन के लिए मूव कर सकते हैं। दूसरा है कि उस अमाउंट को आप रिकवर करने के लिए सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं, जो अमाउंट पेंडेंसी के दौरान आपसे वसूला गया है। क्योंकि इधर 498A में आप बरी हो गए हैं, वही तथ्य के आधार पर सीआरपीसी 125 में एक तरफा आदेश किए गए हैं, आपसे वसूली की गई, आपसे पैसे लिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि एक डायरी उठानी है और आपने जो शुरू से लेकर आखिरी तक जितना भी पैसा दिया है उनको सबको नोट करना है। और जो आप बरी किए गए हैं 498 में, इसका आदेश उठाना है। आदेश उठाने के बाद आप रिकवरी फाइल करना है कि साहब इस तरीके से माननीय न्यायालय ने इस तरीके से हमें बरी घोषित किया और इन तथ्यों के आधार पर यह आदेश पारित किया गया जिसमें मेरे से गलत तरीके से वसूली की गई। इन्हीं तथ्यों के आधार पर दावे की कॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी और आप सिविल सूट फाइल करके आप रिकवरी मूव कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा सीआरपीसी 125 में जब कोई आदेश हो जाता है तो रिकवरी के लिए आवेदन किया जाता है, और रिकवरी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी हो, XYZ जो भी बनती हो, उसके लिए एप्लीकेशन मूव कर दिया जाता है। जबकि रिकवरी 1 साल के लिए ही कर सकते हैं, 1 साल के लिए ही कर सकते हैं, अन्यथा हर साल एक नया नया आवेदन डालना पड़ेगा। 12 महीने के अंदर केवल 11 महीने का ही मेंटेनेंस लिया जा सकता है। अब आपने देखा कि कोर्ट जो सीआरपीसी 125 में जो आदेश करती है वो ये कह देती है भैया डेट ऑफ एप्लीकेशन से लेके अब तक का जितना हो गया तो वो एक लंबा अमाउंट बन जाता है। लेकिन और उस लंबे अमाउंट को रिकवरी कराने के लिए जो पत्नी होती है ना, वो क्या करती है, कोर्ट में एक आवेदन पेश कर देती है कि भैया ये पैसा हमारा ड्यू है, इस पैसे की रिकवरी हमें करानी है। इसके संबंध में मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है कि जिस दिन डेट ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑफ ऑर्डर के लिए 125(3) का एक एप्लीकेशन अलग लगेगा, और जिस दिन डेट ऑफ ऑर्डर से लेके बाकी के दिन का जो ड्यू है उसके लिए एप्लीकेशन अलग लगेगा। ये बात आप समझना। लेकिन ये भरण पोषण है, कोई वैसी वसूली नहीं है, कोई लोन की वसूली नहीं है। ये भरण पोषण है जो खाने खर्चे रहन सहन के लिए दिया गया है, और रहन सहन स्टैंडर्ड जो है ना, वो पति के स्टैंडर्ड की जैसा ही होना चाहिए, ये कहा गया है।
तो आपकी पत्नी ने इकट्ठा अगर मेंटेनेंस डाल दिया और मेंटेनेंस क्लेम किया है, तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में, आप मेरा एक वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने बताया था कि कोर्ट फीस अधिनियम धारा 7 के तहत में ना, कोर्ट फीस अधिनियम जो धारा 7 के तहत में जो अमाउंट जो क्लेम किया गया है, उस क्लेम किए गए अमाउंट पे एक स्टाम्प जो होता है ना, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन कोई महिला ऐसा नहीं करती है, वो सीधा बस 2 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, रिकवरी कोर्ट क्या करती है, वारंट जारी कर देती है, सम्मन जारी कर देती है। सम्मन तो पति को मिलता ही नहीं आज दिन तक। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद में क्या होता है, प्रोसेस चलता रहता है, आप आगे आगे भाग रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे भाग रही है, और अंततः क्या होता है कि आपसे रिकवरी ले ली जाती है। कोर्ट जो आदेश करता है, उसका आदेश पुलिस कॉम्प्लायंस ही नहीं करा पाती, उसको पता ही नहीं होता है करना क्या है, उसमें लिखा क्या है। तो ऐसी अगर स्थिति आ जाती है और इकट्ठा अमाउंट अगर आपसे अगर क्लेम किया जाता है, और कोर्ट फीस अधिनियम के तहत में अगर ये अमाउंट अगर फीस जमा नहीं की जाती, उस जो अमाउंट क्लेम किया गया है, तो आप न्यायालय में CPC 149 के तहत में एक आवेदन दे सकते हैं, जिसमें कि न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि 15 दिन का टाइम और बढ़ा दिया जाए। वो उस अमाउंट पे जो अमाउंट क्लेम किया गया, उस पे जो फीस जो है ना जमा करने के लिए आपकी पत्नी को ऑर्डर करेगा, भैया आपने 4 लाख रुपए का अमाउंट क्लेम किया है कि इतना मेंटेनेंस मेरा बन रहा है, 4 लाख पे इतना ये है स्टाम्प बन रहा है, ये स्टाम्प आपने नहीं चुकाया है, ये फीस आपने नहीं चुकाई है। 149 CPC के तहत में आवेदन लगा के ना आप उसको जमा करा सकते हैं, आदेशित करा सकते हैं, अन्यथा वो एप्लीकेशन जो है ना वो कैंसिल हो जाएगी। अगर आपकी पत्नी ने झूठा दावा पेश किया है, गलत नियत से अगर ये सब लिया है, तो आप कंपलसरी कॉस्ट के लिए, मैंने जैसा कि बताया था अपने पिछले वीडियो में, कि CPC 35A के तहत में आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कानूनी चीज़ें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। अगर हो हल्ला करना है और यही बस ये सब जो लोग कर रहे हैं ना कि पुरुष आयोग, अच्छी बात है, पुरुष आयोग की मांग करो, लेकिन जो अपना इंटेंशन है, जो आपका परिवार फंसा हुआ है ना, इसको भी आपको पहले देखना है, इसको भी प्रियोरिटी पे रखना है, क्योंकि आपका पूरा परिवार, और कोई भी लड़ाई जो है ना वो कानूनी दायरे में न्यायालय से ही जीती जा सकती है। और जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये कानूनी दायरे में है, सेक्शन पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो और आप लोग अगर बचना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे नंबर पे अपॉइंटमेंट लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। 500 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने अपॉइंटमेंट फीस रखी हुई है। मेरे पास जब समय होगा तब आपको हम कॉल जरूर करेंगे और आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।